क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह क्लास 10th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का बैंकिंग व्यवस्था। भारत में बैंकिंग व्यवस्था क्या है, कैसे काम करती है, आरबीआई कैसे काम करता है, उसके प्रमुख काम क्या क्या है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, इसको हमें अच्छे से देखना है। और जो है हमारे देश में कैसे जो है साहूकार किसानों का शोषण करते हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख। जो मुद्रा और साख है, अर्थात जो भारत का बैंकिंग सिस्टम है, उसके बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होता है। जब हम कोई चीज़ विनिमय करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो मुद्रा के द्वारा ही करते हैं, तो ये एक माध्यम होता है। ठीक है, तो मुद्रा बहुत जरूरी है और मुद्रा एक जो है माध्यम के रूप में पूरी अर्थव्यवस्था के माध्यम से ये काम करता है। लिखा है आगे, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े हुए कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बिल्कुल। हम डेली जो है बिना मुद्रा के हम कोई काम, बहुत सारे काम ऐसे होते बिना मुद्रा के हो ही नहीं सकते, और हर चीज में हम घर से जब बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान खरीदते रहते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मुद्रा के बदले सेवा भी मिलती है। जैसे होटल में आप जाते हैं, खाना खाने जाते हैं आप कहीं, या किसी होटल में रुकने जाते हैं, तो जो सेवा मिलती है वो मुद्रा के बदले ही मिलती है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुद्रा का लेन देन नहीं होता है और बाद में पैसा दिया जाता है, जैसे सुना चेक के द्वारा, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? ठीक है, हम कोई भी खरीदारी करते हैं तो मुद्रा के जरिए ही क्यों करते हैं? बहुत कारण, मतलब बहुत जगह देखा जाए तो कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि गेहूं वाले के पास चले जाए और जूता उसको दे करके गेहूं ले ले, ऐसा नहीं होगा। पहले गेहूं का जो है खरीदना होगा अगर, तो पहले जूता को बेचना पड़ेगा और जो पैसा मिलेगा उससे हमें गेहूं खरीदना पड़ेगा। तो ये चीजें होती है विनिमय का माध्यम, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। आगे लिखा है, जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होगी। बिल्कुल होगी। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, मतलब उसे जूते की जरूरत हो और गेहूं बेचना चाहता हो। तो ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं वस्तु विनिमय, जो पहले हड़प्पा सभ्यता में और वैदिक काल में प्रचलित थी। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है और वहां जो है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता होती है। मतलब दोनों को आवश्यकता होगी तभी वस्तु विनिमय जो है व्यवस्था लागू की जा सकती है। तो प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था लागू थी और इसी के आधार पर उस समय की अर्थव्यवस्था काम करती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मुद्रा का विकास होता गया, तो मुद्रा का विकास होने से वस्तु विनिमय प्रणाली कमजोर होती चली गई और मुद्रा तेजी से अर्थव्यवस्था का आधार बनता चला गया। आगे लिखा है, इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है।
फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे जो है केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य वस्तुएं खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसीलिए विनिमय का माध्यम होता है कौन? मुद्रा। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मुद्रा के प्रमुख कार्य बताओ, तो उसमें मुद्रा का विनिमय का एक माध्यम था। ठीक है, यहाँ लिखा है मुद्रा के आधुनिक रूप क्या होते हैं। तो पहले हम उससे पहले चलते हैं, थोड़ा प्राचीन काल के यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। प्राचीन काल में जब जो है अगर देखा जाए तो पहले सिक्के ऐसे थे, 2500 जो है वर्ष में पहले गुप्तकालीन सिक्के इस तरह बनाए जाते थे। ठीक है, उस पर राजाओं की आकृतियां बनी होती थी। और तुगलक काल में सिक्के जो है इस तरह के बनाए गए, और अकबर काल में सिक्के इस तरह बनाए गए जिसपे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। और आधुनिक काल में सिक्का इस तरह का बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस पर जो है आजकल यही सिक्का चलता है। तो समय समय पर सिक्कों में जो बदलाव हुआ है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो लिखा है मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है। आज वर्तमान में मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या है, इस पे बात करेंगे। तो लिखा है हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए बहुत जो है आरंभिक काल में ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। पहले पशुओं का भी जो है मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। कब? वैदिक काल में, मतलब पशु गाय को दे करके वस्तु खरीदते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली कई सदी तक चलता रहा। तो चांदी के, तांबे के और जो है सोने के सिक्के भी प्राचीन काल में बनते चले गए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो करेंसी आ गई। जो नोट होता है उसको हम करेंसी कहते हैं। और करेंसी जो है हमारे यहाँ कहाँ कहाँ छपती है, तो हमारे यहाँ नासिक में, ठीक है, हमारे यहाँ नासिक में है, हमारे यहाँ मुंबई में है, इसके अलावा दिल्ली, यहाँ दिल्ली में, कोलकाता में, यहाँ सब जो है करेंसी छापी जाती है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल होते हैं। तो करेंसी में नोट भी शामिल होता है और सिक्के भी शामिल होते हैं। वह चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह ये रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, मतलब आधुनिक मुद्रा सोने चांदी की नहीं बनी है, ये बात याद रखना। और सिक्के भारत में 4 जगह ढाले जाते हैं, नोट कर लेना, जो है नोएडा में, कोलकाता में, हैदराबाद में और जो है कहाँ पर? मुंबई में। तो 4 जगह पे सिक्के ढाले जाते हैं। 4 जगह भारत की टकसाल स्थित है। और टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ सिक्के बनते हैं। लिखा है फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। मतलब प्राधिकृत मतलब ये हो गया कि उसे वैध मानती है। तो भारत सरकार ने इस सिक्के को वैध माना है, नोट को वैध मानती है, सिक्कों को, इसीलिए विनिमय का माध्यम होता है। ठीक है, आप यहाँ नोट देख सकते हैं, यहाँ लिखा होता है नोट पर केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत, प्रत्याभूत, मतलब केंद्र सरकार ने इसको जो है प्रमाणित किया है कि 100 रुपए का नोट से आप इसका इस्तेमाल किसी चीज में कर सकते हैं। ठीक है, ये गारंटी दी गई है। आगे लिखा है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो केंद्र सरकार की ओर से रिजर्व बैंक भारतीय करेंसी नोट को जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। यह बात याद रखना कि भारत में ना तो कोई व्यक्ति और ना कोई संस्था मुद्रा जारी नहीं कर सकती है। मुद्रा जारी करने के लिए केवल एक संस्था है, आरबीआई। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए माना नहीं जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। मतलब ये हुआ कि हम दुकान पे जाएं और किसी को हम पैसा दें तो ये इनकार नहीं कर सकता है कि हम पैसा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कानूनी तौर पर ये अदायगी का ये वैधता दी गई है। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। याद रखना हमारे यहाँ विनिमय का माध्यम क्या होता है? रुपया होता है। बैंकों में जो है निक्षेप क्या होता है? लोग मुद्रा जो है बैंकों में निक्षेप के रूप में
जो है रखते हैं। निक्षेप मतलब होता है जमा के रूप में। तो लोग पैसा कहाँ रखते हैं? तो पैसा लोग बैंकों में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वो इसे बैंकों में अपने नाम से के खाता खोलकर जमा कर देते हैं। और जब रुपया जमा करते हैं लोग तो उससे बचत होती है और उससे जो है निवेश होता है। सरकार के पास पैसा आता है, सरकार उससे अन्य काम करती है और आपका पैसा आपके बैंक में रहता है। लिखा है वह इस बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक से जमा स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना, बैंकों के दो काम होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। और इस पर सूद भी देते हैं। सूद मतलब ब्याज देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, मतलब ब्याज ही मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। तो बैंकों के दो प्रमुख काम याद रखना, जमा को स्वीकार करना और ऋण देना। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता होता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो चेक को भी प्रमाणित माना गया है। ये भी एक तरह मुद्रा का माध्यम होता है। ये भी मुद्रा की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं चेक को दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही चेक होता है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये चेक नंबर होता है। ठीक है, ये उसका कोड होता है। यहाँ रकम भरी जाती है, यहाँ जिसको पे करना होता है उसके नाम लिखे जाते हैं और जो है जो पैसा कितना देना है उसे जो है हम शब्दों में लिखते हैं जिससे कोई हेरा फेरी ना कर सके। और दूसरा एक चीज़ और आप याद रखना, यहाँ पर जब कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मान लें हमने 1000 रुपया यहाँ लिखा तो 1000 के आगे हम ऐसे लगा देते हैं कि कोई उसके आगे एक जीरो ना बढ़ा सके। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। ये सब तरीके होते हैं बैंक में। ठीक है, आप लोगों ने कई बार ऐसा किया भी होगा। आगे लिखा है इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल के सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसीलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा का एक मुद्रा समझा जाता है। तो चेक भी क्या है? एक मुद्रा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है यहाँ आपको बैंक की जो है भूमिका को याद करना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा और भुगतान नहीं होता है। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अभी आपको ये पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा कि बैंक के मुख्य काम क्या क्या है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो बैंक जमा स्वीकार करते हैं, मैंने अभी बताया आपको, और ऋण देते हैं। ये बैंकों का सबसे प्रमुख काम है। ठीक है, तो लिखा है बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो ऋण जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? तो किसी को ऋण देते हैं या कुछ और सरकार को पैसा देते हैं, सरकार उससे और काम करती है ऋण के रूप में। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। याद रखना, आजकल बैंक क्या करते हैं, अपने जितना भी उनके पास जमा होता है उसका 15% पैसा वो नगद के रूप में रखते हैं, क्योंकि उसको उनसे क्या करना होता है, लेन देन करना होता है। ठीक है, आगे लिखा है इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया गया है। कभी कभी हो सकता है कि बैंक में लोग पैसा कम जमा करें, ज़्यादा निकालें, तो इसलिए कुछ पैसा बैंक हमेशा अपने पास जमा कर रखता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। ठीक है, तो बहुत से लोग पैसा जमा करने आते हैं, बहुत से लोग निकालने आते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, बैंक जो है जो पैसा अपने पास जमा राशि रखते हैं उसका अधिकतर इस्तेमाल किस में करते हैं, ऋण देने में करते हैं, और यही बैंक की कमाई होती है। तो बैंक इसीलिए कभी घाटे में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऋण ज़्यादा मिलता है। आगे लिखा है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए
ऋण की बहुत मांग रहती है, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, लोग ऋण मांग करते हैं, ठीक है, दो धंधा चलाने के लिए, कृषि के लिए, अलग अलग मकान बनाने के लिए, या जो है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, ठीक है, हर तरह से लोग ऋण लेते हैं बैंक से। हम जो है इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है जमा करता, उन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर देते हैं। जमाकर्ता के लिए एक मतलब किए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। तो याद रखना, जो बैंक ऋण देते हैं और जो ब्याज प्राप्त करते हैं, यही उनके आय का प्रमुख स्रोत होता है, इसीलिए बैंक कभी घाटे में नहीं होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है साख की दो विभिन्न स्थितियां क्या होती हैं, ठीक है। तो लिखा है हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है, ठीक है। अब हम जो है कुछ उदाहरण के रूप में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है यहाँ पर एक जो है कहानी के रूप में दिया गया है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्यों लिए दिया गया है कि जो छोटे छोटे साहूकार होते हैं, जो किसानों से जो है किसानों को ऋण देते हैं, या बहुत सारे बड़े साहूकार होते हैं, तो जो ऋण देते हैं उन्हीं के बारे में एक कहानी दी गई है, बाकी शायद उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो है ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए की जाती है। याद रखना, जो गांव में लोग ऋण की मांग करते हैं अधिकतर वो फसल उगाने के लिए करते हैं, नए बीज खरीदने के लिए, या जो है सिंचाई के लिए, ऐसे के लिए, या फिर रासायनिक खाद के लिए, ठीक है, कीटनाशक के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है, या ट्रैक्टर खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतर होता है। याद रखना, किसानों को हर महीने पैसा नहीं मिलता है, 3-4 महीने जब फसल पक जाती है, जब बिकती है, तभी पैसा मिलता है। तब उस पैसे का इस्तेमाल क्या करते हैं, वो साहूकार को या बैंक में ऋण दे देते हैं, जो लिए रहते हैं उसका चुकाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए जो किसान होते हैं जब फसल की बुआई करते हैं तो इन्हीं सब कामों के लिए ऋण लेते हैं। आगे लिखा है आम तौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की जो है कमाई पर निर्भर करती है। अगर फसल अच्छी हो गई तब तो जो है अदायगी हो जाएगी, जमा हो जाएगा, नहीं तो फिर किसान हमेशा ऋण में ही रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ बढ़ते हैं। जो सपना है, उस जो कहानी दी गई थी उसके बारे में यही दिया है कि वो एक गरीब किसान थी, उसी के बारे में बताया गया है कि वो मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। मतलब उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। तो याद रखना, किसी की भी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो फसल बर्बाद होने पर वो कर्ज की अदायगी नहीं कर सकता है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है कि बहुत लोगों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने पड़ते हैं। ऋण से जो है स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण जो है कर्जदाता को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। हमारे देश के लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो कर्ज से दबे हुए हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से कर्ज से दबे हुए हैं और उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और आप लोगों के यहाँ भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके पिताजी, आपके जो है कोई और संबंधी वो ऋण में दबे रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमसे नहीं बताते क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी है कि जो है ऋण से जो है हमारे देश में बहुत से लोग फंसे रहते हैं। और ये ऋण जाल ऐसा जाल होता है कि इससे अगर बाहर निकल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि किसान या आम जनता मानता है अपने आप को, ठीक है। लिखा है एक स्थिति में ऋण जो है आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है। मतलब यह हुआ कि कभी कभी ऋण फायदा भी करता है, जिससे ऋण हमने ले लिया और कृषि उत्पादन ज़्यादा हो गया तो क्या किया हमने, तो हम जो है उसका चुका दिया और हमारी स्थिति ठीक हो गई। लेकिन अगर फसल बर्बाद हो गई तो स्थिति खराब हो जाएगी। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई, अर्थात ऋण लेने के बाद भी उसकी स्थिति खराब हो गई, जबकि ऋण लेने का मतलब यह था
कि हमारी स्थिति सही करना है, लेकिन उसकी स्थिति क्या हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गई, क्योंकि वो पूरी तरह से फसल पर डिपेंड थी। यही हमारे देश में होता रहता है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ठीक है। ऋण की शर्तें क्या होती हैं? तो लिखा है, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। ब्याज दर बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई ऋण लेता है तो ब्याज दर उसमें शर्त होता ही है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है उधारदाता कोई जो है समर्थक ऋणधार गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। मतलब हमें कुछ गिरवी चीजें भी रखनी पड़ती है जमानत के रूप में। मानो अगर ऋण न चुका पाए तो वहां से वसूली हो जाए। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। ठीक है। जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी सब हम ऋण पे रखते हैं, मतलब जमानत के रूप में रखते हैं, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। ठीक है। तो ये सब समस्याएं हमारे देश में बनी हुई हैं। ठीक है। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं, जिसका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है। यहाँ लिखा है आवास ऋण। आवास ऋण भी दिया जाता है लोगों को घर और बनाने के लिए, तो उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है। आगे लिखा है ब्याज दर। समर्थक ऋणाधार आवश्यक जो है कागजात भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋणों की शर्त कहा जाता है। जो कागज होता है जिसके माध्यम से भुगतान के लिए जो शर्तें होती हैं, तो ऋण की शर्तें होती हैं, और ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब लिखा है जो है, ये कुछ कहानी दी गई, आप इसको बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जैसे यहाँ एक कहानी दी गई, इसको बता देते हैं। जिसका लिखा है सहकारी समितियों से ऋण। बहुत सारे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, तो उनके माध्यम से भी ऋण दिए जाते हैं। तो वो ऋण किसको दिए जाते हैं? तो लिखा है बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां होती हैं। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, सबके यहाँ होते हैं। ये सस्ते ऋण देते हैं। और किसके ऋण देते हैं? आगे लिखा है बहुत छोटे छोटे कामों के लिए। जैसे लिखा है सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां होती हैं। कृषक सहकारी समितियां सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है, मतलब पैसा जमा करवाती है, और इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति में बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है, और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि सहकारी समितियां भी गांव स्तर पर लोगों को बैंकों की तरह ऋण देने का काम करती हैं। ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख क्या होता है। औपचारिक क्षेत्र में साख मतलब पहले क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। हमारे देश में क्या है, बैंकिंग सिस्टम में आप अगर हम देखेंगे तो 33% साहूकारों का योगदान है, और व्यापारिक बैंकों का योगदान 25% है। ठीक है। और याद रखना, जो रिश्तेदार और मित्र होते हैं उनसे 8% लोग पैसा लेते हैं। अनौपचारिक स्रोत है 2%, सरकारी 1%, सहकारी बैंकों से समितियों से 25% लोग पैसा लेते हैं। ये भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में साख के स्रोत होते हैं। तो रिश्तेदारों से और मित्रों से भी पैसा लोग लेते हैं, लेकिन साहूकारों से पैसा ज्यादा लेते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है। क्योंकि बैंक हमेशा नहीं खुले रहते हैं, जबकि साहूकार का घर हमेशा खुला रहता है, वो कभी भी जाके ऋण ले लेते हैं। और दूसरा, बैंक में किसानों को परेशान भी करते हैं, गाँव वालों को, ग्रामीण क्षेत्रों को, इसलिए लोग साहूकारों के पास भागते हैं। आगे लिखा है हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, और विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक, अनौपचारिक। तो औपचारिक सरकारी क्षेत्र हो गया, और अनौपचारिक साहूकार हो गए, रिश्तेदार हो गए, या अन्य क्षेत्र हो गए। ये बात याद रखना। तो अनौपचारिक क्षेत्र ही भारत का दायरा सबसे ज्यादा है, जिसको सरकार का उद्देश्य है कम करना, क्योंकि साहूकार क्या करते हैं, किसानों को शोषण करते हैं।
पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। तो औपचारिक क्षेत्र में याद रखना बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। यही क्वेश्चन आईएएस पे पूछा गया था। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन क्षेत्र में लोग कितना ऋण देते हैं। आगे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक जो लोग औपचारिक रूप से जो बैंक हमारे यहाँ उन पर नजर रखता है, तो इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले जो है व्यवसायियों या व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं। मतलब ये भी देखता है कि वो सबको ऋण दे रहे हैं या केवल व्यापारियों और व्यवसायियों को ऋण देते हैं। कभी कभी बैंक वाले किसानों को ऋण नहीं देते हैं, तो ये सब काम आरबीआई देखता है। लिखा है बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी आरबीआई चेक करती है। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और जो है किनको ऋण दे रहे हैं और इनकी ब्याज दरें क्या है। ये सब बताना पड़ता है किसको, आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई अन्य बैंकों का बैंक है। आगे लिखा है अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। जो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, जो ऋण देते हैं, उनके लिए कोई संस्था ही नहीं है जो उनके लिए काम कर सके। वह ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। ऐच्छिक दर मतलब होगा किसी भी दर पर ऋण देते हैं। इन्हें जो है नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो इस तरह के लोग जो है अनौपचारिक क्षेत्र में भारत में काम कर रहे हैं। यहाँ देखो एक किसान जो है बैल से खेत जोत रहा है और क्या कह रहा है कि बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा। ठीक है, याद रखना जो है इनके मन में ये बात आ रही है कि हमें भी अगर पैसा मिला होता तो हम भी ट्रैक्टर ले लेते और खेती अच्छे से करते। उसी चीज को यहाँ पर एक प्रदर्शित कर रहा है। लिखा है औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र की ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। तो गांव के लोग क्या करें, उनके पास बैंक खाता नहीं होता था या बैंक जाते थे तो दुनिया भर के कागज मांगते थे, इसीलिए लोग साहूकारों के पास अनौपचारिक क्षेत्र में भागते हैं और ये मनमाना ऋण वसूलते हैं और किसानों को परेशान करते हैं। तो अंग्रेजों के समय भी ऐसा होता रहा है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो रहा है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के जो है कहानी में देखा था। कुछ मामलों में ऋण की जो है ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण जो है ऋण का बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपनी उद्यम शुरू करना चाहते हैं वह ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। मतलब यह हुआ कि बहुत से लोग अपना उद्योग खोलना चाहते हैं, जब वो बैंक के पास ऋण लेने जाते हैं तो पता चला कि उसकी ब्याज बहुत ज़्यादा है, तो पीछे भाग आते हैं और वो जो है साहस नहीं जुटा पाते हैं। इन सभी कारकों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम कर सकते हैं अगर उनको ऋण मिलेगा, या फिर वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो कर्ज देंगे तो उससे जो है बैंकों को तो लाभ हो ही रहा है, साथ में अन्य लोगों को भी लाभ हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा उनको सरकार दे रही है। ठीक है, आगे लिखा है औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे मतलब क्या मिलता है। लिखा है आरेख 2 में शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया, जैसे आपने अभी दिखाया। गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की कर्जों की जो है 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। जो हमारे
गांव के लोग होते हैं, वह भी मैंने आपको जो मैप दिखाया था वहाँ आरेख, तो जो हमारे जो गांव के लोग होते हैं, शहरों के लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, उनका 85% जो कर्ज होता है अनौपचारिक क्षेत्रों से पूरा होता है, किसी रिश्तेदार से, साहूकार से, व्यापारी से, क्योंकि वो बैंकों से कर्ज लेने से डरते हैं क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों को से कीजिए, आप क्या देखते हैं कि उनके उनके जो है केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से होते हैं, जबकि 90% औपचारिक बैंकों से होते हैं, क्योंकि उनको बैंक कर्ज दे देता है उनकी हैसियत देख करके, जबकि ये गलत है। ठीक है, लिखा है इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, तो बहुत गरीब लोगों को पैसा बैंक वाले देते भी नहीं है, ये भी एक समस्या है। इस सब से क्या पता चलता है कि पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। जो बैंक हैं अभी भी केवल 50% ही पूरा कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है, जो साहूकार बैंक हैं, व्यापारी है, उन्हीं के द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, औपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और यह उधार जो है कर्जदाताओं की जो है क्या करता है, तो कर्जदाताओं को ये फंसा देता है। ठीक है, आय बढ़ाने का जो है काम कम ही कर पाता है, इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है। याद रखना, इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि बैंकों को और सहकारी समितियों को पूरे गांव के हर क्षेत्र में लागू मतलब इसको स्थापित कर दिया जाए, जिससे लोग यहीं से ऋण ले सकें और साहूकारों के पास न जा सकें, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता घट सके। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि वह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। अमीर परिवार ही जो है बैंकों से ऋण आसानी से मिल जाता है, जबकि गरीबों को नहीं मिलता है, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए साहूकार गरीब लोगों की जो है ज्यादा शोषण करते हैं। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है कि बैंकों का विस्तार अगर होता रहेगा तो लोगों को जो है आसानी से चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं एक मजदूर है जो गद्दा बना रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है, क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? ये छोटा सा किसान जो है एक उद्योग चला रहा है, कुटीर उद्योग, और गद्दा बना रहा है। इसके मन में ये बात आ रही है कि अगर हमें भी बैंक अगर ऋण देता तो हम भी उसका इस्तेमाल कहाँ करते, मशीनों के में करते, तो आज हम हाथ से नहीं बनाते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो बहुत सारे लोग जो छोटा छोटा काम करते हैं उनके मन में ये बात हमेशा रहती है कि पता नहीं बैंक हमें ऋण देगा या नहीं देगा। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, जो है निर्धन लोग होते हैं उनके स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनका एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और लोग उससे पैसा जमा कर देते हैं, और जिसको जरूरत पड़ती है वो पैसा निकाल लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूह भी एक तरह से बैंकों का काम करते हैं। ये बात याद रखना, लोकल लेवल पे ऐसा होता है। आप अपने घरों में पूछेंगे तो आपके पापा मम्मी भी कोई ना कोई जो है वो सुना होगा एक कमेटी चलाते हैं, सुना होगा कमेटी नाम का एक शब्द सुना होगा। तो उसमें लोग पैसा जमा करते हैं और बाद में जब जरूरत पड़ती है पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है पिछले खंड में हमने देखा है कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, इसलिए साहूकारों पर जाना पड़ता है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा है, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा कागजात मांगते हैं। ठीक है, ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब जो है बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं, और दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, क्योंकि गांव के होते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार मतलब कोई भी गारंटी के भी वो ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया ऋण लेने के लिए साहूकार के पास जा सकता है, लेकिन महाजन ब्याज की दरें क्या करते हैं, बहुत ऊंची रखते हैं। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं, ये भी बहुत समस्या है। ठीक है, आगे लिखा है, हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार
देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे से पड़ोसी 15 से 20 रुपए सदस्य होते हैं, मतलब इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं, मतलब उसमें पैसा कुछ जमा करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक या अधिक हो सकती है, या परिवारों की बचत की क्षमता पर निर्भर करता है। बहुत सारी कमेटी ऐसे बनाई जाती हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकारों द्वारा लिए गए जाने वाले ब्याज से कम होता है, ठीक है। मतलब जिसे 15-20 लोग मिलकर के एक कमेटी बना लिया, पैसा उसमें जमा करना शुरू किया, पैसा इकट्ठा हो गया, मान लो किसी एक व्यक्ति को जरूरत पड़ गई तो पैसा ये उठा लेगा और उसके ब्याज दर कम रहेगी, ठीक है, और इससे सबकी मदद मिलती रहेगी, साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य भी हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। जो समूह बनेगा, जो स्वयं सहायता समूह नाम रहेगा, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत जैसे बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन के लिए, हथकरघा के लिए, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मीटिंग हो रही है स्वयं सहायता समूह की, यहाँ लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं और आपस में मिल करके सब लोगों ने पैसा यहाँ पे जमा कर दिया। अब किसी एक को जरूरत पड़ेगी तो पैसा वो ले सकती है या ले सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ग्रामीण क्षेत्र में सशक्तिकरण का एक अच्छा माध्यम है। आगे लिखा है बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं, और समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, ब्याज वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है, ठीक है। आगे लिखा है इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक ही सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं, मतलब आपस में निर्णय लेते हैं और गंभीरता लेते हैं कि जो व्यक्ति ऋण लिया है वो ऋण वापस क्यों नहीं किया। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने स्वयं सहायता समूहों में संगठित ऋण लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है, मतलब उनके पास कोई कागज पत्र होता नहीं, फिर भी उनको ऋण स्वयं सहायता समूह से मिल जाता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को जो है ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं, ठीक है। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, मतलब सशक्त होती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिल जाता है जहां लोग मीटिंग करते हैं और जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो है सामाजिक सशक्तिकरण भी होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है महिलाओं की बैठक को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश का जो है एक ग्रामीण बैंक है, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ कैसे लोगों को ऋण देता है। आगे आते हैं सारांश में क्या है, निष्कर्ष रूप में क्या है। तो लिखा है इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली को कि इस जो है इसके संबंध को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं, यही काम होता है बैंकों का। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है, जैसा कि हमने देखा है कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध, ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है, मैंने सब बता दिया है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक मतलब बैंकों से जो है ऋण लेते हैं, जबकि गरीब लोग अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हो सके, ठीक है।
साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों रकम विकास के लिए जरूरी होती है। तो इस चैप्टर में जो बैंकिंग से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने बता दिया है। जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं इसको हम अलग से कराएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, इससे क्वेश्चन हम अलग से आप लोगों को कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।